नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मेरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। बच्चों, आज हम तृतीय वर्ष पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर का सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक मैकियावेली को प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको मैकियावेली ने जो मनुष्य की खोज की थी, डिस्कवरी ऑफ मैन, पुनर्जागरण की जो खोज थी, उससे शुरू हम करेंगे और फिर उसके जीवन परिचय पे हम इस चलना प्रारंभ करेंगे। तो सामान्य रूप से पुनर्जागरण को 14वीं व 15वीं शताब्दी की उस वैचारिक क्रांति के रूप में देखा जाता है जो प्राचीन यूनानी व रोमन विचारधारा के पुनरुदय के परिणाम स्वरूप यूरोप और विशेषतः इटली में परिलक्षित होती है। यद्यपि ईसाई समाज का अरस्तुवाद से साक्षात्कार 11वीं शताब्दी में ही हो गया था, लेकिन व्यापक रूप से यूनानी दर्शन का अध्ययन व अध्यापन 13वीं सदी में शुरू होता है, जिसके फलस्वरूप मध्ययुगीन समाज के दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन हुआ और तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मान्यताएं चरमराने लगीं। इसका सर्वाधिक प्रधान कारण यह था कि प्राचीन यूनानी दर्शन तर्क व विवेक पर आधारित था, जिसका ईसाई धर्म की आस्था व विश्वास पर अवलंबित मान्यताओं से कोई तालमेल नहीं था। यूनानी दर्शन के पुनरागमन ने चर्च के कठोर नियंत्रण व धार्मिक अंधविश्वासों के प्रति असंतोष उत्पन्न कर दिया। तर्क आधारित दर्शन ने इस बात पर बल दिया कि किसी भी वस्तु अथवा विचार को परंपरा के आधार पर मत स्वीकार करो, उसे अपनी स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व विवेक व तर्क की कसौटी पर कसो। इस प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप धर्मशास्त्र का स्थान मध्ययुगीन दर्शन ने ले लिया और विवेक ने मध्ययुगीन आस्था को पद से हटा दिया। यूनानी दर्शन न केवल विवेक पर आधारित था, बल्कि एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष दर्शन था जिसमें व्यक्ति को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। सॉफिस्ट विचारकों ने यहाँ तक कहा कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। मैन इज मेजरमेंट ऑफ द ऑल थिंग्स। प्लेटो व अरस्तु के दर्शन में व्यक्ति का अंतिम ध्येय स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है। वे सज्जीवन यानी गुड लाइफ को ही व्यक्ति व राज्य का परम लक्ष्य मानते हैं, जो विशुद्ध रूप से इसी संसार में उपलब्ध होने वाले लक्ष्य हैं। जो व्यक्ति नैतिक, बौद्धिक और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर है, वह सद्जीवन को जी रहा है। ये दृष्टिकोण यूरोपीय समाज के लिए अत्यंत नवीन, अद्भुत किंतु आकर्षक सिद्ध हुए। अब ईश्वर के स्थान पर व्यक्ति व स्वर्ग के स्थान पर सांसारिक जीवन की उपलब्धियों को अधिक महत्व मिलना प्रारंभ हुआ। भौतिकवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति कला, साहित्य, दर्शन सभी क्षेत्रों में दृष्टिगत होने लगी। लोग पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, उत्थान पतन की चिंता से मुक्त होकर भोग विलास के जीवन को श्रेष्ठ समझने लगे। इन प्रवृत्तियों ने जहाँ एक तरफ मध्य युग को समाप्त करने की भूमिका निर्मित की, वहीं आधुनिक युग के आने का मार्ग भी प्रशस्त किया। मैकियावेली इसी पुनर्जागरण के रंग से रंगे हुए हैं। इसका सबसे प्रधान कारण यह है कि यह पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में ही शुरू हुआ और फ्लोरेंस उसका सबसे बड़ा केंद्र था। पूर्वी रोमन साम्राज्य पर तुर्कों का आक्रमण 14वीं शताब्दी से अत्यंत तीव्र हो गया और अंततः 1453 AD में उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार कर लिया। इस प्रक्रिया में अनेक यूनानी भागकर इटली आए, क्योंकि इटली ही यूनान के सर्वाधिक निकट था। आते समय वे लोग प्राचीन यूनानी दर्शन व साहित्य की हजारों पुस्तकें व इनकी पांडुलिपियाँ अपने साथ ले गए। सौभाग्य से 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में छापे खाने का आविष्कार हो गया, जिससे पुनर्जागरण के विभिन्न पक्षों तक सामान्य जनता की भी पहुँच हो गई और ज्ञान के ऊपर पादरी वर्ग का जो एकाधिकार
मध्य युग में कायम था वह टूटने लगा। तो बच्चों, ये एक पृष्ठभूमि है जो पुनर्जागरण से होकर के मनुष्य की खोज पर आधारित है, जहाँ जिन परिस्थितियों में जिस तरह के वातावरण में उनका जन्म हुआ। अब हम इनका जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। इस परिवेश में ही सन 1469 1469 में पुनर्जागरण के केंद्र स्थल फ्लोरेंस, इटली में निकोलो मैकियावेली का जन्म हुआ, जिसके संबंध में विल्म दुर्रा का कहना है, पुनर्जागरण के युग में एक व्यक्ति ऐसा है पुनर्जागरण के युग में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका वर्गीकरण करना बहुत कठिन है। उसे कूटनीतिक कहा जाए या इतिहासज्ञ, नाटककार या दार्शनिक। वह अपने समय का सबसे सनकी विचारक था, फिर भी ऐसा देशभक्ता जिसमें एक उत्तम आदर्श के लिए आग जल रही थी। यह एक ऐसा व्यक्ति था कि उसने जिस किसी भी कार्य में हाथ लगाया वहाँ असफल हुआ, लेकिन अपने समय के इतिहास में दूसरों की अपेक्षा सबसे अधिक गहरा स्थान बना लिया। मैकियावेली के पिता वकील थे, किंतु उसकी व्यक्तिगत इच्छा सार्वजनिक जीवन में प्रवेश पाने की थी। उस समय फ्लोरेंस की राजनीति दो परिवारों की प्रतिस्पर्धा से पीड़ित थी। 1494 एडी में मेडिसी परिवार को सत्ता से बाहर करके साडेरिनी परिवार ने गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना की। इस परिवार से मैकियावेली की गहरी मित्रता थी। फ्लोरेंस के गणराज्य में 29 वर्ष की अवस्था में वे चांसलरी के सचिव के पद पर नियुक्त हुए और 1552 एडी तक इस पद पर बने रहे। मैकियावेली के भावी जीवन के लिए यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके माध्यम से उसे राजनीति की यांत्रिकी, मैकेनिक्स ऑफ पॉलिटिक्स को निकट से देखने का, समझने का अवसर उपलब्ध हुआ। सचिव के रूप में वे अनेक महान विदेशी शक्तियों के संपर्क में आए, जैसे फ्रांस व जर्मनी। फ्रांस की यात्रा में उन्हें न केवल तत्कालीन फ्रांसीसी समाज लुई 12वें से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, अपितु उसे उल्लेखनीय कूटनीतिक सफलता भी हासिल हुई। इसी प्रक्रिया में वे सीजर बोर्जिया से भी मिले तथा उसकी कूटनीतिक क्षमताओं से काफ़ी प्रभावित हुए। द प्रिंस पर सीजर बोर्जिया ने के व्यक्तित्व व कृतित्व का प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है। 1512 एडी फ्लोरेंस के गणराज्य व मैकियावेली के लिए दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ। तत्कालीन पोप जूलियन द्वितीय ने इटली से फ्रांसीसी प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए फ्रांस के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। फ्लोरेंस को छोड़कर इटली के सभी प्रशासकों ने पोप के आह्वान पर फ्रांस के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हो गई और तत्पश्चात पोप ने फ्लोरेंस पर भी आक्रमण करने का आदेश दिया, जिसमें यह गणराज्य पराजित हुआ। पोप ने मेडिसिनी परिवार को सत्ता सौंप दी। ग्लोलियानो प्रशासक नियुक्त हुए। इसी के साथ गणराज्य का पुनः अंत हो गया तथा मैकियावेली भी पद से हटा दिए गए। इसका सबसे प्रधान कारण साडेरिनी परिवार के साथ उसकी निकटता थी। उस पर राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने का अभियोग लगा तथा उसे व्यापक यातनाएं दी गई। अंततः वे निर्दोष सिद्ध हुए, किंतु उसके बाद भी उसे फ्लोरेंस छोड़कर सैन कैसियानो के फार्म पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहीं पर उसने अपने राजनीतिक विचारों को लेखनीबद्ध करना प्रारंभ किया, किंतु उसकी स्थिति अत्यंत विकट थी। सार्वजनिक जीवन में उच्च पद की महत्वाकांक्षा रखने वाले मैकियावेली इस छोटे स्थल पर असंतुष्ट व बेचैन थे। वे अपनी दशा के संबंध में एक पत्र में लिखते हैं कि अपने दुर्भाग्य के दिनों में मैं ग्रामीण जीवन बिता रहा हूँ। मैं सूर्योदय के साथ उठता हूँ, जंगल में कुछ घंटों के लिए प्रतिदिन के काम को देखने जाता हूँ। कुछ समय मैं लकड़हारों के साथ बिताता हूँ जो सदैव ही अपने दुख की कोई ना कोई कथा सुनाते हैं। जंगल से निकलकर मैं झरने में जाता हूँ, स्नान करता हूँ। घर के चिड़ियाघर में बैठकर पेट्रार्क या दांते की पुस्तक हाथ में लेकर बैठ जाता हूँ और उनके प्रेम की कहानी पढ़ता हूँ। उसके बाद में एक समय में सराय में पहुँचता हूँ। उस नए आगंतुकों से चर्चा करता हूँ, जो कोई मिस्त्री, कसाई, चक्की वाला, मजदूर मिल जाता है, जिसके साथ बैठकर मैं ताश और जुआ खेलता हूँ और एक पैसे के लिए हम सभी लड़ते हैं।
और परेशान होते हैं। सन 1512 से 1521 तक वह इसी स्थिति में रहे, किंतु जिस यश की प्राप्ति की शिक्षा पर वह दूसरों को देते थे, उसकी नींव इसी प्रवास में पड़ी। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में उसे अमरता प्रदान करने वाली कृतियाँ इसी अवधि में लिखी गईं। उनमें से प्रमुख हैं द प्रिंस, द डिस्कोर्सेस ऑफ द फर्स्ट 10 बुक ऑफ टाइटस लेविस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, आर्ट ऑफ वॉर, आदि आदि। तो बच्चों, आज के व्याख्यान में इतना ही।